Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. We were discussing about elements of marketing mix which were 4 P's: product, price, place and promotion. तो हमने फर्स्ट की बात की थी प्रोडक्ट मिक्स की। आज हम बात करेंगे प्राइस मिक्स की। तो ये जो 4 P's हैं ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस को इंक्लूड करते हैं। तो प्राइस मिक्स क्या है कि इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस। अब किससे रिलेटेड डिसीजन लोगे इसमें, जिससे किससे कंसर्न्ड होंगे, प्राइस से, विच आर कंसर्न विथ प्राइस फिक्सेशन, कि जो प्राइस फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस उससे रिलेट करेंगे, उनको जो है आप इंक्लूड करोगे प्राइस मिक्स में। सिंपल है ये कि प्राइस मिक्स में आपको क्या डिसीजन लेना है कि आपके जो है प्रोडक्ट या सर्विस का आप क्या प्राइस सेट करोगे। अब उसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स को स्टडी करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस सेट करना है तो कुछ ना कुछ स्टडी तो करना होगा। तो यहाँ सिर्फ आप प्राइस नहीं देखते हो कि प्राइस क्या रखना है, कितना डिस्काउंट देना है, क्योंकि वो भी तो प्राइस का ही पार्ट हो गया ना। अच्छा, फिर आपने जो है वो गुड्स को क्रेडिट पर देना है या फिर कैश में ही बेचना है, उस पॉलिसी को भी आप जो है वो डिसाइड करते हो। और अगर आपने क्रेडिट पर बेचना है तो आपकी गुड्स पे अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, देन आप क्या स्टेप्स लोगे, वो स्टेप्स भी आप यहीं प्राइस मिक्स में ही आप उनके बारे में कंसीडर करते हो कि अगर हमने क्रेडिट पॉलिसी को अपनाना है, कि हमने क्रेडिट में गुड्स को बेचना है, एंड इफ़ पेमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड, तो हम क्या प्रोसीजर जो है वो अपनाने वाले हैं, कि हम लीगल एक्शन लेंगे, रिमाइंडर्स भेजेंगे, क्या करेंगे। तो अब जो प्राइस है आपका वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, हम पूछते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू या व्हाट इज़ द प्राइस, बट सर्विसेज के मामले में हम प्राइस नहीं होता, तब उसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो ट्रांसपोर्टेशन की जो आप देखो प्राइस जो उसका पे करते हो उसको आप क्या बोलते हो, फेयर। जैसे हम बस में जाते हैं, रेलवेज में ट्रैवल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फेयर, कि कितना किराया है। अच्छा, एजुकेशन की बात करो, एजुकेशन इज ऑल्सो अ सर्विस, तो एजुकेशन में क्या पे करते हैं हम, ट्यूशन फीस। तो स्कूल में जो भी आप पढ़ रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो अ ट्यूशन फी, कि आपने जितना भी वहाँ पर आपको आपके ट्यूटर ने यानी जिसने पढ़ाने वाले ने जो आपको पढ़ाया उसके बदले में क्या है वो ट्यूशन फी। अच्छा, बैंकिंग की बात करो तो वहाँ पर हमें जो है वो क्या पे करने पड़ते हैं, आप उसको फ़ी भी कह सकते हो या फिर आप उसको चार्जेस भी कह सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर काम के लिए हमें कमीशन भी देना होता है। तो किसी भी रूप में प्राइस जो है हो सकता है। जैसे बिल्डिंग के ऊपर हमें जो है वो रेंट पे करना पड़ता है, किसी की जॉब के लिए उसको सैलरी या वेजेस देना, दैट इज ऑल्सो अ प्राइस ऑफ दैट सर्विस वी हैव टेकन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो अब ये तो हो गया प्राइस के बारे में। अब यह है कि प्राइस को आपने अगर सेट करना है तो उसके लिए आपको क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा, उन फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला बेसिक बात क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखोगे कि प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्राइस सेट करना है पहले तो मुझे मेरी लागत पता होनी चाहिए ना कि कितनी आ रही है। वो पता होगी तभी मैं आगे की बात कर पाऊंगी कि मुझे कितना प्रॉफिट ऐड करना है उसमें अपना, या कितना क्या करना है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना, वहाँ सब कुछ ऐड होना होता है कि प्रोडक्ट के लिए कितने का रॉ मटेरियल यूज़ किया, कितना आपका जो है वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना आपकी मशीनरीज यूज़ हो रही हैं, आपके अपार्टमेंट जहाँ आप बना रहे हो गुड्स का प्रोडक्शन, उसका रेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके एम्प्लॉयज़ की जो वहाँ के हैं उनकी सैलरी, वेजेस, एवरीथिंग आपको जो है वो कंसीडर करनी है। ये सारा कॉस्ट का ही पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाने में ही तो खर्च हो रहा है ना, वो सब कुछ जितने भी हम खर्चों की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट में सब कुछ आ जाएगा। देन उसके बाद है यूटिलिटी एंड डिमांड। अब यूटिलिटी एंड डिमांड का क्या मतलब है, यूटिलिटी एंड डिमांड, देखो आपने डिमांड सप्लाई के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, और आपने ये भी पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यानी प्राइस के को देखते हुए हमारी जो डिमांड है वो कैसे मूव करती है। और वो डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर, कि आपकी जो इलास्टिसिटी है यानी डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड है,
कि हमारी डिमांड जो है उसमें किस डिग्री से चेंज आएगा प्राइस में चेंज आने पर, वो डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर, कि गुड्स कंज्यूमर गुड्स हैं या कुछ ऐसी गुड्स हैं बिल्कुल बेसिक नीड्स की गुड्स हैं, लग्जरियस गुड्स हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो जो बेसिक नेसेसिटी की गुड्स हैं, प्राइस चाहे बढ़े या कुछ भी हो, सामने वाले की जो बेसिक नीड है उतनी डिमांड तो वो करेगा, चाहे कितना भी हाई जाए। लेकिन कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिन पे कंज्यूमर अपनी डिमांड को शिफ्ट कर सकता है, उसकी जगह पर वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को भी प्रेफर कर लेगा, तो वहाँ पर उसकी इलास्टिसिटी जो है वो हाई होती है। मतलब जैसे प्राइस बढ़ेगा वो शिफ्ट कर जाएगा, जिनके ऑल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो वही बात यहाँ पर आपको स्टडी करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, यानी उसकी जो ज़रूरत, उसकी जो वैल्यू है कस्टमर की नज़र में, और उसकी जो डिमांड है, दोनों जो है वो मतलब उसको प्राइस के साथ हमें जो है वो कंपेयर करना है कि किस तरह से मूव करता है। अगर इलास्टिसिटी जो है वो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, मींस प्राइस में चेंज आते ही डिमांड बहुत कम हो जाती है, प्राइस अगर हम थोड़ा भी हाई करते हैं तो फिर आपको प्राइस जो है वो कम सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज करते ही डिमांड कम हो जाएगी। अगर इन इलास्टिक डिमांड है, मीन्स आप प्राइस बढ़ा भी लो तो भी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको देखना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये नीड्स तो कस्टमर को पूरी करनी है, तो प्राइस हम कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। ये भी सबसे मेन फैक्टर हुआ, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ही फॉलो करोगे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में अगर कम रेट पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है तो आप जो है उसको हाई पे अगर बेचना चाहो तो नहीं बेच पाओगे। चाहे फिर आपका प्रोडक्ट की डिमांड ऐसा है कि इलास्टिक है, तो भी अगर सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ गया तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना हाई प्राइस के ऊपर सेल। तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कितने में बेच रहे हैं वो भी आपको कंसीडर करना होगा कि कॉम्पिटिटर ने क्या पॉलिसी अपनाई है। देन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि गवर्नमेंट के जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको भी फॉलो करना है। अब गवर्नमेंट कई बार प्राइस सीलिंग सेट कर देती है कि ये प्रोडक्ट इससे ऊपर, इतने रुपीज़ से ऊपर इसका प्राइस नहीं जाना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स में अक्सर हो जाता है, जब देखते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में, तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सीलिंग सेट कर देती है। सीलिंग का मतलब होता है छत हिंदी में, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने एक लेवल सेट कर देती है कि इस लेवल से ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, तो उसको भी आपको फॉलो करना होगा। देन फिर आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आपने प्राइस रखने के पीछे आपके क्या उद्देश्य हैं। मीन्स आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है आपका जो है मेन ऑब्जेक्टिव अगर, तो फिर आपको अपनी कॉस्ट के साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है। अगर आपको लगता है कि हाई करना है मुझे प्रॉफिट, तो ज़्यादा प्राइस रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना है, मुझे सेल मैक्सिमाइज करनी है, तो फिर आप लो प्राइस सेट करो ताकि आपकी सेल ज़्यादा हो। उसके अलावा क्या हो सकता है हमारा कि हमें जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पे चलना है कि हमारी क्वालिटी हम बेस्ट देंगे और रीजनेबल प्राइस चार्ज करेंगे, जिससे हम मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें सर्वाइव करना है, या हमें एक लीडरशिप चाहिए कि हमारा ही प्रोडक्ट मार्केट में सेट हो जाए, कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है। अपना प्राइस एक नॉर्मल रीजनेबल पे अच्छी क्वालिटी का दो, धीरे धीरे मोनोपोली में ही आ जाएगा वो जो है वो सेलर। क्यों? क्योंकि अगर बाकी उसके इक्विवेलेंट प्राइस अपना नहीं देंगे तो उसकी मार्केट में एक लीडरशिप क्रिएट हो जाएगी। देन मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, कि क्या मार्केटिंग मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब मार्केटिंग मेथड्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने सपोज करो एडवर्टाइजिंग करवानी है अपने प्रोडक्ट की, तो उसके लिए हमने कोई जो है अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी को है हमने हायर किया, एडवर्टाइजिंग कंपनी से डील किया है, किसी एजेंट से किसी से हमने जो है वो डील किया है, तो उसका जो खर्चा आएगा वो भी आपको फिर प्राइस में ही ऐड होगा जो भी उसका प्रोडक्ट है। रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर हम कुछ खर्च कर रहे हैं, मिडल मैन को कमीशन दे रहे हैं, तो ये सारा हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो ये हमारे प्राइस में ही ऐड होने वाला है सब कुछ। तो ये तो हो गया प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन। नेक्स्ट अब आपका जो पी आता है, थर्ड जो उसको हम पी कहेंगे हमारा, वो है प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स में क्या आपके डिसीजंस आएंगे कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेट करना या इंफॉर्मेशन देना आपके प्रेजेंट जो कस्टमर्स हैं उन्हें भी, और आपके जो पोटेंशियल यानी होने वाले कस्टमर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना और उन्हें इन्फॉर्म करना और परसुएड करना, यानी उन्हें मोटिवेट करना आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक कॉम्बिनेशन है, ये
कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स, कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी टूल्स अपनाते हो वो आपके प्रमोशन मिक्स का पार्ट होते हैं, ताकि आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सको। अब आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको मार्केट में प्रमोट भी तो करना होगा ना। सुनते हो आप, इवन जो मूवीज़ वगैरह है, मूवीज़ भी प्रमोट की जाती हैं, तो प्रोडक्ट तो देखो लॉन्ग टाइम तक टिकना है उसने मार्केट में, तो उसके बारे में तो कस्टमर को पता होना चाहिए ना कि ये प्रोडक्ट इस काम आता है, ये हमारी नीड पूरी होगी, यहाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो वही मिक्स एफर्ट्स जो हम करते हैं उसी को कहा जाता है प्रमोशन मिक्स। तो अब प्रमोशन मिक्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं, वो क्या क्या हमारे टूल्स इंक्लूड होंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बेसिक वन क्या है, जो हम सबको पता होता है, आप टीवी पर वॉच करते हो, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो होती है वो एक पेड फॉर्म होती है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। मतलब पर्सनली जो है वो खुद आपको आकर के इन्फॉर्म नहीं करते हैं फेस टू फेस, आपको किसी मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है आपके प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम एक तो ये ध्यान रखना है कि ये पेड फॉर्म है, अगर पैसा कुछ पे नहीं किया जा रहा ना तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, देन वो उसका कुछ और पार्ट है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर बिना पैसे के हमारा प्रोडक्ट की अच्छी मार्केट में कुछ बात हो रही है, उसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा रहा है, तो फिर वो एडवर्टाइजिंग नहीं है। अगर पेड फॉर्म में ना हो, आप उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हो, तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं है। देखो, आप अपने प्रोडक्ट का न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलवा रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में एक आर्टिकल छपना चाहिए, आप पे कर रहे हो उस न्यूज़पेपर कंपनी को, और आपने निकलवाया कि मेरे प्रोडक्ट के ये फ़ायदे हैं ताकि कस्टमर पढ़े और अट्रैक्ट हो, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। मैगजीन में छपवा रहे हो, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। टीवी पर आ रहा है, एडवर्टाइजिंग। लेकिन अगर न्यूज़पेपर वाला या मैगजीन वाला अपनी मर्जी से आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा लिख रहा है, बिकॉज वो उसके विचार है, तो वो आपसे तो कुछ चार्ज नहीं कर रहा, ना ही आपने कोई एफर्ट किया अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, देन वो पब्लिसिटी है। तो पब्लिसिटी क्या होती है, मिलता जुलता एडवर्टाइजिंग से ही है, कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रमोट हो रहा है, लेकिन नॉन पेड है, वहाँ पे आपने कोई एफर्ट नहीं किया एज सेलर या एज ऑनर ऑफ योर प्रोडक्ट। तो अब उसके बाद क्या है, पर्सनल सेलिंग। अब यहाँ क्या था, एडवर्टाइजिंग में नॉन पर्सनल था, मतलब आपको नहीं पता चल रहा कि उसका फीडबैक क्या है, आपके कस्टमर जो होने वाले फ्यूचर कस्टमर्स हैं, कि वो प्रोडक्ट को खरीदने के इच्छुक हैं या नहीं, या उनका कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं है, या वो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को दूर कर देता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में डोर टू डोर जा कर के कस्टमर्स को बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, और वहीं उनके जो फीडबैक है उसको लिया जाता है। तो इससे जो है ना, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो कैसा लगा और वो खरीदने में इच्छुक है या नहीं है। और उस टाइम पर आप पर्सनल सेलिंग में डोर टू डोर सेलिंग भी कर सकते हो, साथ के साथ सेल भी पॉसिबल है। फिर इसी का मिक्स मैच है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है ना, वो इनको जो है ना वो पीछे से एक बैक देता है कि आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है, तो कुछ पर्टिकुलर प्रमोशनल टूल से आप अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या पर्सनल सेलिंग करने जाना है डोर टू डोर, तो ये जो सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ है ना, इससे आपके ये 2 स्टेप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब ये टेम्परेरी तौर पे कुछ ऑफर्स या कुछ टूल्स हम चला देते हैं कि बाय वन गेट वन की स्कीम है, या फिर हम फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर हमने कोई कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, साथ में कोई कूपन है, आप जो है इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लें, आप ये लकी विनर हो सकते हैं। तो ये सारी ना टेम्परेरी एक्टिविटीज़ हम चला देते हैं, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होके हमारा प्रोडक्ट ले, कि अगर आप इतनी क्वांटिटी में लेते हो तो उसके साथ ये फ्री है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेगा। तो ये सेल प्रमोशन के जो एफर्ट्स होते हैं ना, ये टेम्परेरी होते हैं। एडवर्टाइजिंग लंबा टाइम चल सकती है, पर्सनल सेलिंग की जा सकती है, प्रोडक्ट के बारे में डोर टू डोर बताना, लेकिन सेल प्रमोशन के जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो टेम्परेरी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ताकि हम एक उस पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। फिर है पब्लिसिटी, जिसकी बात हमने अभी की ही है, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा किसी मीडिया पर तो आएगा, वो टीवी हो सकता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ भी, लेकिन वहाँ सेलर ने या जो प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी है उसने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई पर्सन खुद से ही बस अपनी मर्जी से आपके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव विचार रखता है, तो उसने अपने बस वो विचार शेयर किए उस पर्टिकुलर मीडिया पर। अब कोई आर्टिकल लिखने वाला पर्सन है, उसने अपने आर्टिकल में आपके प्रोडक्ट को भी मेंशन कर दिया, देन इट्स हिज कॉल, वो उसकी विश है, ठीक है। दैट इज़ पब्लिसिटी, कि आपके पब्लिकली आपके प्रोडक्ट की अच्छी इमेज है तो वो
लोग जो है उस इमेज को शेयर कर रहे हैं बाकी पब्लिक के साथ। अब जो लास्ट आपका मिक्स है दैट इज प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में आपकी सिंपली वो एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं कि जहां आप प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, यानी जो उसका प्लेस ऑफ कंजम्पशन है वहां तक हम प्रोडक्ट को जो है वो पहुंचा रहे हैं, कि प्रोड्यूसर से गुड्स जो है वो कस्टमर तक पहुंचाना इस प्लेस मिक्स, कि इसमें हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं कि हमारी जो गुड्स हैं वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होनी चाहिए और राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए। ये सबसे मेन है ना, कि क्वांटिटी भी जितना चाहिए उतना कस्टमर को अवेलेबल हो। तो ये बात है, और इसको पूरा कौन करता है? प्लेस मिक्स। तो प्लेस मिक्स में जो है वो आपको बेसिकली जो है वो 2 टाइप के डिसीजन लेने होते हैं, कि एक तो हम किस पाथ को फॉलो करेंगे, यानी हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या रहेगा, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमें आगे डिसीजन लेने हैं। तो ये जो आपके टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक करेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आपके सिलेबस से जो है वो डिलीट हो चुका है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है? पाथ है, कि आप किस पाथ को फॉलो करोगे, कि कौन से चैनल का यूज करोगे। चैनल में देखो, एक होता है डायरेक्ट चैनल, कि प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्ट ही कस्टमर को बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 0 चैनल है, कि हमने कुछ भी जो है ना वो यूज नहीं किया, इसमें डायरेक्ट प्रोड्यूसर ने कस्टमर को बेचा। फिर है कि आपका 1 लेवल पर, 1 लेवल का मतलब हमने बीच में जो है वो होलसेलर का यूज कर लिया। फिर उसके बाद आ गया 2 लेवल। 2 लेवल में क्या है कि होलसेलर और साथ में रिटेलर भी आ गया। तो ये हो गया आपका 2 लेवल। फिर उसके बाद हमें चाहिए 3 लेवल। तो हमने बीच में एजेंट को बिठा दिया, कि पहले प्रोडक्ट एजेंट को देंगे, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर से कस्टमर तक। तो यह एजेंट यूज हो जाएगा, तो 3 लेवल हो गए। बस इतना ही आपको करना है बेसिक इसके बारे में, और इससे ज़्यादा नहीं करना है हमें। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक पढ़ लेना है, और बाकी के जितने भी आपके 3 एलिमेंट्स हो रहे हैं उनको और डिटेल में अच्छे से करें और उनकी केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।